प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्नति के दोस्तों के कमरे से जाने के बाद उर्मिला देवी अभिमन्यु को ढूंढते हुए नीचे आई। वहाँ उर्मिला देवी का पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन अभिमन्यु नीचे हॉल में नहीं था। क्या किसी ने अभिमन्यु को देखा? उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से पूछा। मैंने अभिमन्यु भैया को अपने दोस्त गौरव के साथ बाहर जाते हुए देखा था, कार्तिक ने जवाब दिया। उर्मिला देवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदमों से चलती हुई बाहर की तरफ गई। बाहर अभिमन्यु और गौरव कहीं जाने के लिए कार में बैठ रहे थे। इससे पहले कि वह कार को स्टार्ट कर पाते, उर्मिला दौड़कर उनके आगे जाकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु जल्दी से गाड़ी से बाहर उतरा और उर्मिला के पास जाकर बोला, यह क्या कर रही हैं आप? कुछ काम था तो हमें बुला लेती। तुम हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, फिर किसे बुला लेते? हम गौरव को घुमाने के लिए मंदिर लेकर जा रहे हैं। आपके दोस्त गौरव अकेले घूमने जा सकते हैं। उर्मिला की बात सुनकर अभिमन्यु ने जवाब में कहा, यह अकेला ही जा रहा था, लेकिन मैंने ही इसके साथ जाने की जिद की। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। सोचा बाहर जाऊँगा तो थोड़ा बेटर फील करने लगूँगा। आप फिर कभी चले जाना, अभी हमें आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अभिमन्यु के बोलने के तरीके से साफ नज़र आ रहा था कि वह उर्मिला देवी से गुस्सा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि दोपहर में आप रावी के साथ मंदिर में क्या कर रही थी? और क्या कहा आपने सबको कि आप रावी और मेरी शादी के लिए प्रार्थना करवा रही हैं? आप डिसाइड कर दीजिए कि आप मेरी तरफ हैं या अपने परिवार वालों की तरफ। आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम आपकी नाराज़गी समझ सकते हैं, बस इसलिए बात करने के लिए आए थे। उर्मिला देवी ने उसे समझाने की कोशिश की। इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि आपसे बदतमीजी से बात करूं। हम बाद में बात करते हैं, कहकर अभिमन्यु फिर से गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो गाड़ी में बैठ पाता उससे पहले गौरव ने अंदर से गाड़ी लॉक कर ली। उसने गाड़ी स्टार्ट की और शीशा नीचे करके अभिमन्यु से कहा, फिर मिलेंगे कैप्टन साहब। तुम्हें अपनी माँ से बात कर लेनी चाहिए, शायद वह कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाहती है। तभी दौड़कर इस तरह से गाड़ी के सामने आई थी। अभिमन्यु ने गौरव को रोकने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन उससे पहले वह वहाँ से निकल गया। यह कभी नहीं सुधरेगा, वह गुस्से में बड़बड़ाया। गौरव के ऐसा करने से उर्मिला देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट ने अभिमन्यु को और भी चिढ़ा दिया। हम फिर भी आपसे बात नहीं करेंगे, कहकर अभिमन्यु वहाँ से अंदर चला गया। आप इतने जिद्दी क्यों हैं कि किसी की भी सुनना नहीं चाहते? बड़बड़ाते हुए उर्मिला देवी उसके पीछे आ रही थी। गुस्से में अंदर जाते वक्त अभिमन्यु हड़बड़ाहट में सामने से आ रही तपस्या से टकरा गया। सॉरी बोलते हुए अभिमन्यु की नज़र तपस्या के हाथ पे लगी चोट पर गई। तुम्हारे हाथ पर ड्रेसिंग क्यों बंधी है? कुछ हुआ है क्या? तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि क्या हुआ है क्या नहीं, तपस्या ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। गुस्सा बाद में कर लेना, पहले बताओ कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? दोपहर में रावी के साथ उर्मिला आंटी जब पूजा कर रही थी और तुम गुस्से में वहाँ से चले गए थे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उनसे बात करने के लिए मंदिर में गई और वहाँ रखे नाइफ से मुझे चोट लग गई। सिर्फ मुझे ही नहीं, पार्थ के हाथ में भी ऐसे ही चोट है। पता नहीं आजकल माँ को क्या हो गया है। उन्हें पता भी नहीं चलता कब उनकी हरकतों और बातों से सामने वाले को चोट पहुँच जाती है, अभिमन्यु ने खोए हुए स्वर में कहा। उर्मिला देवी उनके पीछे ही थी और छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। हम किसी को चोट पहुँचाना नहीं चाहते, बल्कि हम तो तुम्हें और इन सबको एक बहुत बड़े खतरे से बचाना चाहते हैं, उर्मिला ने अपने मन में सोचा। उसकी आंखें नम थी। हमें बहुत तकलीफ़ होती है अभिमन्यु, जब आप हमें गलत समझते हैं। मुझे चोट आंटी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी लापरवाही की
वजह से लगी थी। तुम उन्हें भला बुरा कहना बंद करो और जाकर उनसे बात कर लो, तपस्या ने कहा। पहले मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता था, बस मन करता था कि उनसे पूरे दिन बातें करता रहूं। मैं अपने दिल की बात माँ के अलावा और किसी को नहीं बताता था, लेकिन अब तो उनके पास जाने से भी डर लगता है। जब भी उनके पास जाता हूँ, वह मेरी सुनने के बजाय मुझे रावी से शादी करने में कन्विंस करने लग जाती हैं। अभिमन्यु ने अपनी दिल की बात तपस्या के सामने रखी, जिसे सुनकर उर्मिला की आंखें छलक पड़ी। तुम जाकर उनसे बात करो, वह पहले भी तुम्हें ढूंढ रही थी। वह तुम्हारी माँ है और तुम्हारे बारे में गलत कभी नहीं सोच सकती, तपस्या ने अभिमन्यु के बाजू पर हाथ रखकर कहा। अभिमन्यु ने पलकें झपकाकर उसकी बात पर सहमति जताई और उर्मिला देवी से बात करने के बारे में सोचा। उर्मिला देवी को भी तपस्या का इस तरह अभिमन्यु को समझाना बहुत अच्छा लगा। वह अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आए। अभिमन्यु, क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं? उन्होंने सामान्य तरीके से कहा। इस बार अभिमन्यु ने बिना कोई जिद किए जवाब दिया। आपके कमरे में चलकर बात करते हैं माँ। उर्मिला देवी ने उसकी बात पर हामी भरी और अपने कमरे में जाने लगी। अभिमन्यु भी उनके साथ जा रहा था। जाते वक्त उसने तपस्या की तरफ मुड़कर देखा और बुदबुदाते हुए उसे थैंक्स कहा। जवाब में तपस्या मुस्कुरा दी। कमरे में आते ही उर्मिला देवी ने अभिमन्यु को गले लगाया। अभिमन्यु भी उनका ममता भरा सानिध्य पाकर एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। इस घर में सिर्फ आप एक ही अपनी सी लगती हैं और आप भी मेरे खिलाफ जाकर खड़ी हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा? बोलते वक्त अभिमन्यु भावुक हो रहा था। ऐसा बहुत कम होता था जब उसके शब्दों पर उसके इमोशंस भारी पड़ते थे। उर्मिला उससे अलग हुई और कहा, आप पहले की तरह हमारी गोद में सर रखकर बैठ जाइए। हम आपको सहलाते हुए आपको दुनिया भर की सभी बुरी बलाओं से बचा लेंगे। माँ, मेरे ऊपर कोई बुरी बला नहीं है, बस मुझे रावी से शादी नहीं करनी, प्लीज़। उर्मिला देवी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और वह बेड पर जाकर बैठ गई। अभिमन्यु उनकी गोद में लेटा था और वह उसके बालों को धीरे धीरे चला रही थी। ऐसे लग रहा है पुराना वक्त वापस आ गया। क्या आपको सच में वह रावी पसंद है? पता नहीं अभिमन्यु, लेकिन हम चाहते हैं तुम उससे शादी करो। जानती हूँ कि किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है जिससे आप प्यार नहीं करते। कोई किसी से 2 दिन में प्यार कर भी कैसे सकता है? ज़रूरी नहीं कि प्यार करने में 2 दिन या 2 साल का वक्त लगे। कभी कभी आप किसी के साथ सालों बिता लो, फिर भी उसके साथ अपनापन महसूस नहीं होता, तो कभी कोई एक नज़र में ही अपना लगने लगता है। बोलते हुए अभिमन्यु की आंखों के सामने तपस्या का चेहरा घूम रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उर्मिला देवी को अभिमन्यु की बातों और उसके पीछे छुपी मुस्कुराहट का मतलब समझते देर नहीं लगी। उन्होंने अपने मन में कहा, हम जानते हैं कि आपको तपस्या अच्छी लगने लगी है, लेकिन तपस्या के लिए आपका प्यार एक अनहोनी के अलावा और कुछ नहीं है। आपको अपने प्यार को बचाने की खातिर उससे दूर रहना होगा। उर्मिला को चुप देखकर अभिमन्यु बोला, माँ, कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि रोहित भैया 1 हफ्ते में साक्षी भाभी से प्यार कैसे कर सकते हैं। अच्छा हुआ जो कार्तिक ने अपने लिए पहले ही लड़की पसंद कर ली और वह उन सब से बच गया। रोहित ने भी साक्षी को कहाँ अपनाया है अभिमन्यु? जैसे ही उर्मिला देवी ने कहा, अभिमन्यु चौंक कर खड़ा हो गया। यह सच है कि साक्षी और रोहित के बीच का रिश्ता नॉर्मल नहीं है। उर्मिला देवी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, यही वजह है कि रोहित ने अपना सारा काम कनाडा में शिफ्ट कर लिया। आप सब कुछ जानते बूझते हुए भी साक्षी भाभी के साथ अन्याय कैसे कर सकती हैं? आप उन दोनों का डिवोर्स क्यों नहीं करवा देते?
उन दोनों को छोड़िए, आप तो हमारे साथ भी यही करना चाहती हैं। अभिमन्यु, रोहित को डिवोर्स ना देना साक्षी का डिसीजन है। हमने उसे डिवोर्स के लिए कहा था, लेकिन साक्षी ने मना कर दिया। उसका कहना है कि रोहित ना सही, बाकी लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है, उर्मिला देवी ने बताया। अभिमन्यु के चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसे साक्षी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब साक्षी भाभी के बारे में पता चलने के बाद तो मैं रावी से शादी हरगिज नहीं कर सकता। और अगर मैं कहूँ कि तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, फिर बस 6 महीने के लिए तुम्हें साथ रहना होगा। और रावी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार क्यों होगी? मैंने नोटिस किया है कि साक्षी और रावी में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। जैसे साक्षी के परिवार में उसके कुछ रिश्तेदारों ने उसकी परवरिश की थी, तो वहीं रावी के भी माँ बाप नहीं हैं। दोनों ही अपने हालातों से परेशान थी और उनसे बचने के लिए शादी ही सही तरीका लगा। अगर हम रावी को शादी के बाद अच्छी लाइफ देने का वादा करें तो वह डिवोर्स के लिए आराम से तैयार हो जाएगी। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु गुस्सा हो गया और हंसने लगा। समझ नहीं आता कि मैं कैसी फैमिली में रहता हूँ। कभी कभी तो इतना नैरो माइंडेड हो जाते हैं कि बिना पूछे अपने बेटे की शादी कर देते हैं और उसे ज़बरदस्ती शादी के लिए फोर्स करते हैं। और कभी कभी इतना अल्ट्रा मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसी चीज़ें भी एक्सेप्टेबल हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड माँ, आप ये शादी रोक क्यों नहीं देती? अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाया। अगर हमारे पास रोकने का ऑप्शन होता तो हम ज़रूर रोकते। हमारे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये शादी होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए मेरी शादी करवाना ज़रूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। अपनी बात कहकर अभिमन्यु वहाँ से जाने लगा। तभी उर्मिला देवी उसके सामने आ गई। अगर मैं कहूँ कि इस शादी से किसी की ज़िंदगी और मौत जुड़ी हुई है, क्या तब भी तुम शादी नहीं करोगे? बिल्कुल, शादी से ज़िंदगी और मौत जुड़ी हुई है, मेरी और रावी की ज़िंदगी, जो कि इस शादी के बाद मौत के बराबर हो जाएंगी। प्लीज़ अभिमन्यु, हमारी बात समझिए। आप हंसकर हमारी जान भी मांग लेती तो हम खुशी खुशी दे देते, लेकिन ये शादी नहीं। हम किसी और को पसंद करने लगे हैं, और वह कोई और नहीं, तपस्या है ना? उर्मिला देवी के मुंह से तपस्या का नाम सुनकर अभिमन्यु चौंक गया। उसने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिलाया। जब आप जानती हैं कि हम तपस्या को पसंद करने लगे हैं, फिर तो बहस करने का कोई सवाल ही नहीं, अभिमन्यु ने कंधे उचकाकर कहा और वहाँ से जाने लगा। उसने दरवाज़ा खोला ही था कि उर्मिला देवी ने पीछे से कहा, और अगर हम कहें कि तुम्हारी शादी से तपस्या की ज़िंदगी और मौत जुड़ी है, तो क्या फिर भी तुम रावी से शादी नहीं करोगे? उर्मिला देवी की बात सुनकर अभिमन्यु के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें नम थी। वह बाहर जाने के बजाय वापस उर्मिला देवी की तरफ मुड़ा। हम तुम्हें नहीं बताना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया। हमारे या इस परिवार की खातिर ना सही, लेकिन अपने प्यार की खातिर आपको रावी से शादी करनी ही होगी। वजह हम आपको बताएंगे, जिसे सुनने के बाद शायद आप हमारी बात का यकीन ना कर पाए, लेकिन सच यही है। तपस्या का नाम लेकर उर्मिला देवी ने अभिमन्यु को मजबूर कर दिया था। वह अब उसे वह बताने जा रही थी जो राज इस महल के इतिहास के पन्नों में दर्ज था।